सुरक्षित कमरे का माहौल पूरी तरह से शांत था। वहां मौजूद लोग डर के मारे अब एक दूसरे की सांसें तक सुन पा रहे थे। राजेश ने अपनी कहानी जारी रखी। वहां बैठे सभी लोग अब भी राजेश की कहानी को बड़े ही गौर से सुन रहे थे। राजेश ने लंबी सांस के साथ अपनी कहानी आगे बढ़ाना शुरू की। मेरे चिल्लाने की आवाज से पल्लवी एकदम से होश में आ गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह से कुछ होता हुआ देखा नहीं था, पर मैं डर के मारे पल्लवी की तरफ जा भी नहीं पा रहा था। मैं भागता हुआ इस कमरे के बाहर जाने लगा, तभी अचानक पल्लवी ने अपनी आवाज में मेरा नाम लिया। जैसे ही मैं पल्लवी की आवाज सुनकर पल्लवी के पास आ गया, तभी अचानक बाहर से डॉक्टर साहब आए और उन्होंने देखा और कहा, देखो राजेश, जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस पर यकीन कर पाना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए, क्योंकि इस बात का मेरे पास कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लेकिन अपने दादा के आध्यात्मिक ज्ञान और सनातन संस्कृति की नजर में कह सकता हूं कि पल्लवी पर किसी आत्मा का साया है। इसे इसकी जगह पर ले जाओ, वरना ये ऐसे ही मर जाएगी। डॉक्टर साहब की बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैंने अपनी तरफ से ये जानने की कोशिश की कि पल्लवी जिस घर की बात कर रही थी आखिर वो है कहाँ। और जब मैंने इस जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग की तस्वीर पल्लवी को दिखाई तो उसने मेरे डर को और बढ़ा दिया। दिवेश ने राजेश की बात को रोकते हुए कहा, लेकिन अखबार वालों ने तो ये लिखा था कि आप दोनों यहाँ जन्मदिन मनाने आए थे। तुमने कोई नशा सा किया हुआ था जिसकी वजह से तुमने बिना मतलब यहाँ गाड़ी रोकी और अपनी मर्जी से कहीं जाने लगे। पल्लवी तो तुम्हारा पीछे करते करते इस रहस्यमय बिल्डिंग में दाखिल हुई थी। राजेश ने चिल्लाते हुए कहा, सब झूठ लिखा है उन्होंने। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि पल्लवी बिल्कुल ठीक हो सके, लेकिन हम जैसे ही इस घर के पास पहुंचे तभी एक आदमी लालटेन ले आया और उसने हमें कमरे की चाबियां दी और कहा, ये लीजिए अपने घर की चाबियां मालकिन और जाइए संभालिए अपना घर। और वो आदमी हमारे देखते ही देखते गायब हो गया। उसका बारिश में एक कोने में छोटा सा घर था, वो भी गायब। मैं बिल्कुल डर गया था, लेकिन पल्लवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपनी पुश्तैनी दौलत मिल गई हो। तभी एक बिल्ली आई और पल्लवी को सीधे गले से लग गई और पल्लवी ने अजीब सी आवाज में कहा, विजयराज, तुम आज भी मेरा इंतजार कर रहे हो? देख मैं आ गई। दूसरी ओर वहां इंस्पेक्टर साहब जेल में शराब की बोतल को मुंह लगाए हुए नशे में धुत थे। कांस्टेबल ने भी अच्छी खासी पी हुई थी, लेकिन कांस्टेबल और इंस्पेक्टर इतने होश में थे कि एक दूसरे से बात कर सके। कांस्टेबल एक कोने में कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी इंस्पेक्टर अपनी जगह से उठते हुए बोले, क्या करूं, साला इतने साल हो गए हैं इस बात को गुजरे हुए, लेकिन मुझे यही लगता है कि अब उनकी मां जिंदा है यार, वो मरी नहीं है। कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर को जवाब देते हुए कहा, सर, जब तक लाश को अपने हाथ से ना जलाया गया हो ना, तब तक यकीन भी नहीं हो सकता। जैसे शराब पिए बिना पता नहीं चलता ना कि नशा होता है इससे या नहीं। सॉरी, वो एग्जाम्पल के तौर पर बताया सर मैंने। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कांस्टेबल का कॉलर पकड़ लिया। तुझे कितनी बार बोला है औकात में रहा कर। मेरी माँ की बात कर रहा है, तू समझा? मेरी माँ की। इंस्पेक्टर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी वजह शायद ये थी कि इंस्पेक्टर का बाप नहीं था और माँ ने ही लोगों के घर का काम करके उसे पढ़ाया लिखाया और उस काबिल बनाया। इंस्पेक्टर की माँ का नाम पद्मिनी था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। पद्मिनी एक रात कुछ लोगों के घर काम करते हुए जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग के पास के रास्ते से अपने घर जा रही थी। वो वही रहती थी अपने बेटे के साथ। रात बहुत हो चुकी थी और रास्ते में भी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था कि रास्ता कहाँ हो सकता है। इतने में पद्मिनी के पास एक गाड़ी गई जिसमें 3 लोग शराब के नशे में पद्मिनी के पास से गुजरे। पद्मिनी उन्हें देखकर घबरा गई और डर के मारे वो अपनी जगह पर ही रुक गई। गाड़ी आगे जाकर एक पेड़ के साथ टकरा गई। ये देखकर पद्मिनी दूर खड़ी खड़ी ही कांप गई। वो भागती हुई गाड़ी के पास गई। गाड़ी चलाने वाले का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था, लेकिन पिछले कांच से सीटों पर ड्राइवर के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। पद्मिनी ने अपनी आंखों से गाड़ी में 3 लोगों को देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस गाड़ी के चारों तरफ घूमकर उन 2 लोगों को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर उन दोनों आदमियों पर पड़ी जिन्हें कोई घसीटता हुआ जेपी ब्लॉक मेरठ की इस बिल्डिंग के अंदर लेकर जा रहा था। पद्मिनी ने 1-2 बार आवाज भी दी, लेकिन खुले हुए बालों में कोई बड़े से शरीर का था। वो क्या था, कौन था, पद्मिनी ये समझ नहीं पा रही थी। पद्मिनी को डर तो लग ही रहा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके उन दोनों आदमियों को बचाने के लिए उस बड़े से शरीर वाले आदमी के पीछे चल पड़ी। उस बड़े से शरीर वाले आदमी ने उन दोनों आदमियों को उठाया और उन्हें उठाकर बाहर के कुएं में फेंक दिया। कुएं के अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर पद्मिनी जोर से चिल्ला उठी।
उसकी चीख सुनकर बड़े से शरीर वाले आदमी ने मुड़कर पद्मिनी की तरफ देखा। इस बड़े से शरीर वाले आदमी का चेहरा तो था ही नहीं। उसकी गर्दन से छोटे छोटे सांपों का एक गुच्छा निकल रहा था, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। ये भयानक दिखने वाला पिशाच पद्मिनी का पीछा करने उसके पीछे चल पड़ा और पद्मिनी ना चाहकर भी इस जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग के अंदर चली गई, जिसके बाद दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस भयानक दिखने वाले पिशाच ने एक आदमी की शक्ल ले ली थी, वही शक्ल जो आदमी के हाथ में लालटेन लिए अक्सर इस बिल्डिंग के आसपास नजर आता रहता है। इस तरह इस इंस्पेक्टर की मां पद्मिनी इस बिल्डिंग में गायब हो गई। इंस्पेक्टर की बहुत जगह तबादली हुई, लेकिन इंस्पेक्टर ने इस जगह को छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे अभी भी पूरा यकीन था कि उसकी मां जिंदा है और वो एक दिन उससे जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर ने बहुत बार कोशिश की जेपी ब्लॉक मेरठ की इस बिल्डिंग के अंदर जाने की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। इस बार उसे लग रहा था कि वो शूटिंग वालों के साथ इस बिल्डिंग के अंदर जाएगा और इस बिल्डिंग के अंदर छुपे रहस्य को बाहर निकालेगा। इंस्पेक्टर काफी नशे में था। एकदम से कांस्टेबल से बोला, चल आज तो उस बिल्डिंग के अंदर देख ही लेते हैं कि क्या है आखिर वहां ऐसा। कांस्टेबल की सारी शराब इंस्पेक्टर की बात सुनकर उतर गई और उसने साफ मना कर दिया। वो एकदम से बोला, क्या सर डरा रहे हैं, इतनी रात गए, कहीं नहीं जाना है सर, सो जाइए आप भी, मुझे भी नींद आ रही है। और इंस्पेक्टर के सामने झूठ मूठ की आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। लेकिन इंस्पेक्टर के दिमाग में सिर्फ उसकी मां की बातें चल रही थी और इंस्पेक्टर जोश जोश में गाड़ी स्टार्ट करके जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा। कांस्टेबल ने देखा कि इंस्पेक्टर चला गया, तो कांस्टेबल ने जेल से किसी को फोन लगाकर कहा, सर फिर से उस बिल्डिंग की तरफ चले गए, प्लीज सर आप कुछ करें। फोन काटने के बाद कांस्टेबल फिर बोला, इस आदमी का कुछ समझ नहीं आता, इस साला एक दिन खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। चलो देखते हैं कहां गया अब ये। कांस्टेबल कुछ बड़बड़ाता हुआ जेल से बाहर निकला और एक तरफ लगी मोटर बाइक को स्टार्ट करके इंस्पेक्टर के पीछे चल पड़ा। वहां सुरक्षित कमरों में दिवेश सारी बातें समझ गया था। उसने बताया, पल्लवी अब पल्लवी नहीं रही, वो शर्मिला बन चुकी है। वही शर्मिला जिसकी आत्मा इस जेपी ब्लॉक मेरठ की चार दीवारी में कैद है, और वो बिल्ली शर्मिला का प्रेमी है विजयराज, जिसको गुरु सम्मा ने अपनी तंत्र विद्या से बिल्ली बना दिया है। और प्रियंका ने दिवेश की बात को काटते हुए कहा, क्या बकवास है ये मनोहर सर, ये तो हमारी फिल्म के सीन की तरह लग रहा है। मनोहर अब भी चुपचाप बैठा हुआ था। दिवेश जाकर मनोहर के पास रुक गया। सर अब आगे भी बता दीजिए कि इस फिल्म में क्या होने वाला है, आखिर क्या है इसका लास्ट सीन। निर्देशक मनोहर सर अब आगे भी बता दीजिए कि अब इस फिल्म में क्या होने वाला है और आखिर क्या है इसका लास्ट सीन। दिवेश और बाकी लोग सब डायरेक्टर मनोहर की तरफ लगातार घूरते हुए देख रहे थे। डायरेक्टर मनोहर ने उन सब की तरफ देखा और गुस्सा करते हुए एकदम से बोला, क्या हुआ अब, और तुम ये सब क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? मतलब क्या तुम सबको लगता है कि ये सब मैंने किया है? ये सब क्या मेरी वजह से हो रहा है? और तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? जरा सोचो यार, अगर मैंने ये सब प्लान करना ही था तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आता? मैं दे देता तुम्हें ये फिल्म बनाने के लिए और तुम लोग यहाँ आ जाते और मरते। बाय गॉड, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। वरुण को मनोहर की बातें सुनकर लगा कि मनोहर सच बोल रहा है, लेकिन सवाल अब भी यही था कि उनके साथ आखिर ये सब क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, और वो सभी इस जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग के बाहर कैसे निकलेंगे। जान हलक में लिए सब के सब इतने डरे हुए थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी ओर वहां शर्मिला और विजयराज आपस में बातें कर रहे थे। विजयराज ने शर्मिला के कमरे में एक तरफ पड़े शर्मिला के घुंघरू उठाए और शर्मिला के पांव में बांध दिए। याद है शर्मिला, हम कैसे घंटों भर रियाज करते रहते थे नृत्य का। तुम हर बार कक्षा में प्रथम आती थी और मुझे खुद को तुमसे हारता हुआ देखकर बड़ी खुशी होती थी। गुरु सम्मा ने अगर। विजयराज बोलते बोलते गुस्से में लाल हो गया और उठकर खिड़की के पास चला गया। उसने थोड़ी सी खुली खिड़की को पूरा खोला और वहीं बाहर बने उस कुएं की तरफ देखने लगा। शर्मिला विजय के पास आई और विजय के साथ उस दिन की बात में खो गई जिस दिन गुरु सम्मा शर्मिला के घर आए थे। सब ठीक ही तो चल रहा था उस दिन, लेकिन गुरु सम्मा गुस्से में शर्मिला के घर आए। शर्मिला के पिताजी भी वहीं मौजूद थे और ऊपर के कमरे में गुरु सम्मा को भेजा हुआ भूत शर्मिला से बहुत नजदीक आ चुका था। जब गुरु सम्मा ने उसे आवाज दी और वो वहां से गायब हो गया था, इतने में वहां पर बाहर से भागता हुआ विजयराज भी आ पहुंचा। ऊपर के कमरे में शर्मिला भी भागती हुई नीचे आ गई। पिताजी ने गुरु सम्मा से पूछा, आपका इस तरह से और इतनी रात गए आना हुआ, सब ठीक तो है ना गुरु सम्मा जी?
गुरु सम्मा जी ने गुस्से में आते हुए कहा, आपकी बेटी पर इस विजयराज ने अपनी तंत्र विद्या से शर्मिला को अपने वश में कर लिया है। सीधा साधा सा विजयराज एक तरफ खड़ा खड़ा ही बोल पड़ा, ये सब झूठ है गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया शर्मिला पर, मैं सच कह रहा हूं, ये मुझे आता ही नहीं है। और आप ये मेरे बारे में क्या कह रहे हैं गुरुजी? और आखिर क्यों इस तरह से झूठ बोल रहे हैं आप? विजयराज की बात सुनकर शर्मिला के रंग उड़ गया। शर्मिला के बाबा ने गुस्से में शर्मिला से पूछा, सच क्या है शर्मिला? शर्मिला चुपचाप खड़ी थी। हालांकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके साथ उस कमरे में कौन था और गुरु सम्मा ने उसके घर पर इस तरह से आना और उसी वक्त विजयराज का भी वहां पहुंचना, ये सारे सवाल शर्मिला के दिमाग में चल ही रहे थे। तभी शर्मिला के बाबा ने गुस्से में शर्मिला से एक बार फिर पूछा, सच क्या है शर्मिला? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। शर्मिला बाबा की आवाज सुनकर घबरा गई। शर्मिला हड़बड़ाते हुए बोली, विजयराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बाबा, जैसा गुरुजी कह रहे हैं। लेकिन शर्मिला बोलते बोलते फिर चुप हो गई। शर्मिला के बाबा ने गुस्से में फिर शर्मिला को डांटते हुए कहा, अरे चुप क्यों हो गई? आगे बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारे और इस विजयराज के बीच क्या चल रहा है? शर्मिला बाबा के सामने कुछ बोल न पाई। शर्मिला को इस हाल में देखता विजयराज ने हिम्मत करते हुए कहा, शर्मिला और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन मैंने शर्मिला पर किसी भी तरह के कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मैंने कभी उसे अपने वश में करने की कोशिश की है। गुरु सम्मा झूठ बोल रहे हैं। शर्मिला के बाबा को विजयराज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी भी पिता को वो लड़का कभी भी पसंद नहीं आ सकता जो उसकी बेटी के साथ हर घड़ी घूमता हुआ नजर आए। यही कारण था शर्मिला के बाबा को लगता था कि विजयराज का अपना जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है और ना ही विजयराज इतना बड़े खानदान से था जिसके साथ शर्मिला के बाबा अपनी बेटी की शादी करवा देते। शर्मिला के बाबा ने गुस्से में आकर विजयराज को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन शर्मिला ने जाते हुए विजयराज का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर गुरु सम्मा गुस्से में लाल पीले हो गए। शर्मिला विजयराज के साथ वहां से जाने लगी तो शर्मिला के बाबा ने जोरदार आवाज में कहा, रुक जाओ शर्मिला, मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया है क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकती। लेकिन आज तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अगर तुमने इस घर की चौखट लांघी तो अभी मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें पति चाहिए या पिता? शर्मिला ने एकदम से अपने बाबा की बात सुनते ही विजयराज का हाथ छोड़ दिया और भागते हुए अपने पिता की तरफ आने लगी। लेकिन शर्मिला पिता और पति के बीच खड़े होकर दोनों को देखने लगी। आगे की तरफ विजयराज खड़ा था और शर्मिला के पीछे खड़े थे उसके बाबा, और एक तरफ ये सारा तमाशा देखते हुए गुरु सम्मा। शर्मिला के बाबा इतना कहकर भी रुके नहीं। वो फिर बोले, जब तक मैं इस घर में रहूंगा तब तक तुम कभी भी इस घर की चारदीवारी से बाहर नहीं जा पाओगी। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। ये मेरा आदेश है और तुम यहां जानते हो कि मेरा आदेश ही नियम बन जाता है। लेकिन ये नियम तुम्हारे लिए किसी बद्दुआ से कम नहीं होगा शर्मिला। जिस पिता ने कभी अपनी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं आने दी हो, आज तुमने उसी पिता के दिल में एक ऐसा घाव किया है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। तुम जानते हो तुम्हारी मां ने भी यही किया था, वो भी मेरे साथ, लेकिन अब मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। इतने में अंदर किसी कमरे से किसी बूढ़ी औरत के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर सब लोग वहां खड़े डर गए। घर के बाहर गुरु सम्मा को भेजा हुआ भूत खिड़की के पास खड़ा था। अंदर से चिल्लाती हुई बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर शर्मिला के बाबा फिर बोले, हाँ माँ सुनो, ये मेरी बेटी भी तुम्हारी बहू की तरह निकली। ये भी मुझे धोखा देकर इस लड़के के साथ जा रही है। लेकिन अम्मा तुम शांत हो जाओ, मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं ना। शर्मिला के बाबा निराश होकर जमीन पर बैठ गए। शर्मिला, विजयराज, गुरु सम्मा अब भी शर्मिला के बाबा को देख रहे थे। शर्मिला ने पूछा, ये आवाज तो आज तक मैंने कभी सुनी नहीं, ये कौन है? विजयराज ने शर्मिला को बताते हुए कहा, ये तुम्हारी दादी की आवाज है जो कई साल से तुम्हारे घर के तहखाने में बंद है। आज भी गांव के लोगों को डर है कि कहीं तुम्हारी दादी आजाद ना हो जाए, क्योंकि अगर वह आजाद हो गई तो वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो सबको खा जाएगी। वो सच में बहुत खतरनाक है। गांव के लोग आज भी तुम्हारा घर देखकर ये सोचकर डर जाते हैं कि तुम्हारी दादी कभी भी आजाद हो सकती है। शर्मिला विजयराज की बात को अच्छे से समझी नहीं। उसने विजयराज से पूछा, मेरी दादी? मगर मुझे तो आज तक नहीं बताया गया कि मेरी कोई दादी है, और तुम उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? विजयराज ने शर्मिला को सारी बात बताई। तुम्हारी दादी को सारा गांव डायन कहता था, सारा गांव उनसे डरता था,
उन्होंने तंत्र विद्याओं की मदद से बहुत सारी काली शक्तियां पा ली थी। वो जिसे भी घूर कर देख लेती, वो आदमी हो या जानवर, उसी समय अपने प्राण त्याग देता था। शर्मिला को विजयराज बता रहा था कि किस तरह गांव के लोग उसकी दादी से डरते थे। वो शर्मिला को बताता है कि तुम्हारी दादी एक ऐसी औरत थी जिसे लोग डायन कहते थे, क्योंकि उन्होंने बुरी शक्तियों की ऐसी जिंदगी कर रखी थी जिससे सारा गांव घबराया हुआ था। और यही कारण था कि तुम्हारे पिताजी को उनसे दूर रखा गया था, क्योंकि तुम्हारी दादी ने जिन बुरी शक्तियों की सिद्धगी की थी वो समय समय पर आकर उनसे लहू मांगती थी, उनसे इंसानी बलि मांगती थी, और तुम्हारी दादी ने उनकी खुराक पूरी करने के लिए वो बलि देनी पड़ती थी। उनके इस रूप के चलते तुम्हारे सारे रिश्तेदारों ने उनसे अपना रिश्ता खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से कई साल तुम्हारी दादी अकेले इसी जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग में तुम्हारे पिताजी का इंतजार करती रही। तुम्हारे पिताजी जब भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आए तो गांव के सभी लोग ने उन्हें यहां आने से मना कर दिया, क्योंकि बीते सालों में उन्होंने तुम्हारी दादी का जो रूप देखा था उसे कोई भी गांव वाला अनजान नहीं था। लेकिन तुम्हारे पिता इन सब चीजों से अनजान थे और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत बेताब थे। तुम्हारे पिताजी जैसे ही यहाँ पहुंचे, तुम्हारी दादी को बुरी शक्तियों ने फिर घेर लिया और उनसे बलि मांगने लगी। माँ का अपने बेटे से प्यार इतना था कि माँ ने अपने ही जिस्म का आधा हिस्सा काटकर उनके आगे रख दिया। बुरी शक्तियां अपना हिस्सा लेकर चली गई। बात सिर्फ यहीं आकर खत्म नहीं हुई। जब तुम्हारे पिताजी ने जैसे ही तुम्हारी दादी को खून में लथपथ देखा तो उन्हें अपने साथ लेकर गांव के अस्पताल को ले गए। लेकिन तुम्हारी दादी की असलियत जानने वाले गांव के सभी लोगों ने तुम्हारी दादी का इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि इस अस्पताल के बहुत लोगों के बच्चे तुम्हारी दादी का शिकार हो चुके थे। उनका खून तुम्हारी दादी की बुरी शक्तियों की प्यास बुझा चुका था। गांव के लोगों ने इलाज करने से मना कर दिया था, फिर भी तुम्हारे पिताजी ने हार नहीं मानी, तो डॉक्टरों को मिन्नती करते रहे। तुम्हारे पिताजी की बहुत कहने पर किसी डॉक्टर ने उनका इलाज किया, जिसके बाद हालत पहले से बेहतर हो गई। मतलब बेटे प्रेम ने मां को सुधारने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन तुम्हारी दादी रात रात भर चिल्लाती रहती थी। तुम्हारे बाबा तुम्हारी दादी के सर के पास बैठकर भगवान के श्लोक और भक्ति संगीत लगाए रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी दादी से सारी बुरी शक्तियां दूर जाने लगी, लेकिन पूरी तरह छूटी नहीं थी। इसके बाद तुम्हारे पिताजी माँ को घर ले आए। तुम्हारे पिताजी ने दूर के किसी गांव में दूसरी शादी की, क्योंकि सब लोग तुम्हारी दादी को अच्छे से जानते थे। और तुम्हारी दादी को 2 लोग मिल गए थे जिनसे वो बातें कर सकती थी। तुम्हारी दादी और तुम्हारी माँ के बीच के रिश्ते को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश थे। तुम्हारी दादी का ज्यादा ख्याल तुम्हारे पिताजी ही रखा करते थे, जैसे उन्हें नहलाना खिलाना सारा काम। एक दिन तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं थे। तुम्हारी दादी अपने कमरे में चिल्ला रही थी। तुम्हारी माँ भागते हुए उनके कमरे में गई और तुम्हारी दादी से पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी, सब ठीक है ना? मुझे बताइए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? वो भी घर पर नहीं है, अब क्या करूं मैं? उस दिन शर्मिला की दादी जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी शर्मिला की माँ ने यह महसूस किया कि दादी माँ की टांगों की तरफ दर्द हो रहा है। शर्मिला की माँ ने जैसे ही दादी की टांगों को दबाने की कोशिश की, वह टांग थी ही नहीं। वह हाथ लगाकर शर्मिला की माँ ने महसूस किया जैसे सांप की पूंछ हो, और वो भी एक नहीं, कई सारे सांपों की। शर्मिला की माँ ने दादी की टांगों के ऊपर से जैसे ही कंबल हटाया, वह दादी की टांगों की जगह सांपों की पूंछ थी, जिसे देखकर शर्मिला की माँ घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में बाहर से शर्मिला के बाबा भी आ गए। उन्होंने शर्मिला की माँ को जल्दी से कमरे से बाहर भेजा और थोड़ी देर बाद शर्मिला जी की दादी की चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। शर्मिला की माँ अपने कमरे से बिस्तर पर बैठी सोच रही थी कि उसने आखिर क्या देखा और वो क्या था। शर्मिला की माँ बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोच सोच कर उसने रोना शुरू कर दिया। इतने में बाहर से शर्मिला के बाबा आ गए। उन्होंने शर्मिला के माँ को रोता हुआ देखा और कुछ नहीं कहा और जाकर बिस्तर पर सो गए। अगले दिन से शर्मिला की माँ के व्यवहार में तब्दीली आना शुरू हो गई। अब शर्मिला की माँ और शर्मिला के पिता के बीच बातें होना कम हो गई। शर्मिला की माँ ये घर छोड़कर जा नहीं सकती थी, क्योंकि शर्मिला को अब ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी नहीं हुई है, उसका सौदा हुआ है। क्योंकि शर्मिला के बाबा ने शर्मिला के माँ के माँ बाप को बहुत सारे पैसे दिए थे। शर्मिला की माँ बहुत डर डर के जेपी ब्लॉक की इस बिल्डिंग में रहने लगी थी। वो और भी ज्यादा वक्त अब घर से बाहर ही रहा करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई, जिसने शर्मिला की माँ से दोस्ती बनाना शुरू की। शर्मिला के माँ को भी किसी सहारे की जरूरत थी और सेठ का लंगोट ढीला था। उसे अपनी भूख के सिवा और कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन हाँ, सेठ बातें बड़ी मीठी मीठी करता था, जिसे सुनकर शर्मिला की माँ सेठ की दीवानी बन गई। वहां घर की हालत बिगड़ना शुरू हो गई थी।
शर्मिला की दादी पर बुरी शक्तियों पर अपना असर करना फिर शुरू कर दिया था और शर्मिला के बाबा अब इस चिंता में थे कि उसकी पत्नी उससे अच्छे से बातें क्यों नहीं कर रही है। हालांकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत बड़ी बात छुपाई थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल खराब होने लगा। शर्मिला की माँ और शर्मिला के पिताजी आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते। उनकी आवाजों को सुनकर शर्मिला की दादी को अपने कमरे से बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। दादी ने अभी बुरी शक्तियों को वापस लाने की कोशिश करना शुरू कर दिया और वहां सेठ के साथ शर्मिला की माँ अपने रिश्ते को अब कोई नाम देना चाहती थी। वो शर्मिला के बाबा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती थी। सेठ शर्मिला की माँ को झूठे दिलासा देता रहा और एक दिन शर्मिला की माँ का पाँव भारी हो गया। शर्मिला की माँ बहुत खुश थी। उसने ये बात सेठ को बताई। सेठ ने उसे मारकर अपने पास से भगा दिया। रोती बिलखती हुई शर्मिला की माँ ने आकर घर के दरवाजे के पास अपने आप को संभालने की कोशिश की। चेहरे पर झूठी मुस्कान रखकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। शर्मिला के बाबा की मनोदशा अच्छी नहीं थी। उन्होंने ऐसे ही शर्मिला की माँ से पूछ लिया, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो? शर्मिला की माँ ने बता भी दिया कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर शर्मिला के बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने शर्मिला की माँ को गोद में उठा लिया। शर्मिला के बाबा ने कुछ दिनों के लिए शर्मिला को उसके अपने घर पर छोड़ दिया। शर्मिला के पिताजी जैसे ही शर्मिला को छोड़कर वापस आए, तभी उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके घर में घुसा हो। शर्मिला के पिताजी आहिस्ता आहिस्ता शर्मिला की दादी के कमरे में गए, जहां शर्मिला की मां के सामने एक और कोई नग्न अवस्था में बैठी अजीब अजीब से श्लोक बोल रही थी और उसके साथ एक आदमी के शरीर लिए कोई बैठा था जिसकी गर्दन हिरण के जैसी थी। और दादी माँ अपने टांगों से निकली हुई सांप की पूंछों को काटकर सामने पड़े आग के कुंड में डाल रही थी। पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था और कुछ आत्माएं दादी के सर के पास खड़े होकर उनकी चोटियां बना रही थी। बाहर बादल जोर जोर से गरजना शुरू हो गए थे और जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग ऐसे पहले कभी नहीं लगी थी जैसे आज की रात लग रही थी। ये इमारत आहिस्ता आहिस्ता बुरी आत्माओं के साथ अपना रंग बदल रही थी और ये सारा तमाशा रात के 3 बजे के करीब हो रहा था। जैसे ही शर्मिला के पिताजी ने यह सारा तमाशा देखा और उनकी नजर जैसे ही दादी पर पड़ी तो वो जोर से चिल्लाए, मां! शर्मिला की दादी